हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल फ़िलिस्तीन जंग की आंच अब भारत तक पहुंचने लगी है। तुर्की से भारत आने वाला समंदरी जहाज़ यमन के हूथी अंसारुल्लाह ने ये कहते हुए अपने कब्ज़े में ले लिया है कि दुनिया को इजराइल पर दबाव डालना चाहिए कि वो गाज़ा के बेगुनाहों पर बमबारी बंद करे। साथ ही कतर और अमरीका ने इशारा दिया है कि जल्द ही टेम्परेरी जंगबंदी के बदले में दोनों तरफ से कैदियों का तबादला हो सकता है। नेतन्याहू ने सैटरडे को कहा था कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। इसी दरमियान ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने 50 मुल्कों के सरबराहों से कहा है कि वो जंग रोकने के लिए कोशिशें तेज करें और इजराइल पर डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल दबाव डालें। साथ ही IRGC के सरबराह का कहना है कि इस जंग में आखिरकार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ही कामयाब होगी। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तुर्की से भारत आने वाले इजरायली जहाज़ को यमन के हूथी अंसारुल्लाह ने अपने कब्ज़े में ले लिया है और धमकी दी है कि वो इजराइल से मुताल्लिक़ किसी भी जहाज़ को निशाना बनाने का हक़ रखते हैं। इस खबर की तफसील देने के साथ ही हम आपको बताएंगे कि हूथी अंसारुल्लाह ने इस सिलसिले में आज क्या कुछ कहा है। इससे आप समझ सकेंगे कि वो आगे क्या करने वाले हैं। मुख्तलिफ मीडिया सोर्सेज से मिली खबर के मुताबिक यमन के हूथी अंसारुल्लाह ने कल तुर्की से भारत आ रहे जहाज़ को हाईजैक कर लिया। रेड सी से हिरासत में लिए गए 620 फीट के कार्गो शिप का नाम गैलेक्सी लीडर है और इसमें 25 क्रू मेंबर मौजूद हैं। इस वारदात से पहले हूथी अंसारुल्लाह ने इजरायली जहाज़ों पर हमले की धमकी दी थी। इजराइल का कहना है कि इस जहाज़ में सिर्फ एक इजरायली बिजनेसमैन की पार्टनरशिप है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF के मुताबिक बहामास के झंडे के साथ जा रहा जहाज़ ब्रिटिश कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। इजरायली कारोबारी अब्राहम उंगर इसके हिस्सेदार हैं। फिलहाल ये एक जापानी कंपनी को लीज पर दिया हुआ है। इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक जहाज़ पर यूक्रेन, बुल्गारिया, फिलीपींस और मैक्सिको के शहरी सवार हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इसे टेररिस्ट हमला बताते हुए इसके पीछे ईरान का हाथ होने का इल्ज़ाम लगाया है। हालांकि ईरान ने इससे इनकार किया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये जहाज़ उनका नहीं है और इस पर कोई इजरायली और भारतीय सवार नहीं है। अल जज़ीरा के मुताबिक ये कार्गो शिप ब्रिटेन का है और इसे जापानी कंपनी ऑपरेट करती है। उधर यमन के हूथी अंसारुल्लाह के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा है कि वो जहाज़ पर मौजूद सभी कैदियों को इस्लामी उसूलों और तौर तरीक़े के साथ रख रहे हैं। उन्होंने रेड सी में इजरायली जहाज़ों को निशाना बनाने की फिर से धमकी दी है। उनका कहना है कि इजराइल की तरफ से चलने वाले सभी जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। हूथियों के अल मसीरा TV चैनल ने उनके हवाले से जोर देकर कहा है कि हाल ही में एक इजरायली जहाज़ का जब्त किया जाना हूथियों के समंदरी लड़ाई में शामिल होने के पुख्ता इरादे को जाहिर करता है, भले ही इसमें कितने भी चैलेंजेस शामिल हों। अब्दुल सलाम ने जंग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए गाजा के खिलाफ इजरायली हमलों को रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन इस मकसद की सिमत में शुरुआती कदम है। अब्दुल सलाम ने कहा कि दुनिया को गाजा में इजरायली दुश्मन के जरिए सभी हदों को पार करने और मुक़द्दस मकामात की खिलाफ वर्जी किए जाने को तस्लीम करना चाहिए। उन्होंने इजरायली हमलों के खिलाफ इंटरनेशनल कार्रवाई की मांग की और जोर दिया कि ताकत के जोर पर चलने वाली दुनिया में सिर्फ मजम्मती बयानों की कोई अहमियत नहीं है। अल मसीरा TV के मुताबिक कल संडे को हूथी अंसारुल्लाह के सरबराह सैयद अब्दुल मलिक अल हूथी के हुक्म के मुताबिक यमनी लोगों की मांगों को देखते हुए सख्त नाकाबंदी और लगातार इजरायली हमलों का सामना कर रहे मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ इत्तेहाद दिखाने की गरज से रेड सी में इजरायली जहाज़ को जब्त करने का ऐलान किया था। हूथी अंसारुल्लाह के बयान में कहा गया है कि जब्त किए गए जहाज़ को यमन के किनारे तक ले जाया गया है। साथ ही हूथी अंसारुल्लाह की तरफ से इजराइल से मुताल्लिक़ जहाज़ों को वार्निंग जारी करते हुए उन्हें कानूनी तौर पर जायज़ निशाना बताया है। साथ ही हूथियों ने रेड सी में काम करने वाले शहरियों वाले मुल्कों से ऐसे जहाज़ों में शामिल होने से बचने को कहा है। अलमनार TV के मुताबिक हूथी अंसारुल्लाह ने इजराइल को इलाकाई अमन और इंटरनेशनल समंदरी रास्तों के लिए असल ख़तरा बताते हुए कहा है कि इजराइल के खिलाफ यमनी फ़ौजी ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक कि गाज़ा पर हमले बंद नहीं हो जाते।
हुती फोर्सेस ने इस बात पर जोर दिया है कि उनकी कार्रवाई पूरी तरह से इजराइल से जुड़े जहाज़ों को निशाना बनाने वाली है, जिससे गाजा में इजरायली हमलों को रोकने के लिए इंटरनेशनल कार्रवाई की मांग को मजबूती मिल सकेगी। अल मसीरा टीवी ने इजरायली मीडिया के हवाले से बताया है कि हुती अंसारुल्लाह के जरिए पकड़े गए जहाज का मालिक इजरायली ताजिर रामी उंगर है, जो मोसाद से नज़दीकी समझा जाता है। रामी उंगर ने हुती अंसारुल्लाह के जरिए जहाज जब्त किए जाने पर चिंता जताते हुए कहा है कि ये इजराइल के इंटरेस्ट और तिजारत के लिए सीधी चुनौती है। इसी दरमियान यमन की हुती सरकार में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ज़ैफुल्लाह अल शमी ने इस बात पर जोर दिया है कि रेड सी से गुजरने वाले सभी इजरायली जहाज कानूनी तौर पर उनके निशाने पर हैं, क्योंकि यमन गाजा पर इजरायली जालिम हमलों के बदले में उनके खिलाफ हमले तेज कर रहा है। कल लेबनान के अल मयादीन टीवी के साथ इंटरव्यू के दौरान बोलते हुए ज़ैफुल्लाह अल शमी ने कहा कि लाल सागर में सभी इजरायली जहाज यमनी फौज के लिए कानूनी तौर पर निशाने पर होंगे, क्योंकि यमन अरब और मुस्लिम उम्मा के पूरे स्ट्रेटेजिक दुश्मन का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम एक क्रिमिनल दुश्मन से निपट रहे हैं और जो कोई भी फिलिस्तीनियों के कत्लेआम को देखता है उसके लिए न्यूट्रल रहना नामुमकिन है, इसलिए हम उस दुश्मन से मुताल्लिक हर चीज़ को निशाना बनाएंगे। अल शमी ने जोर देकर कहा कि यमन सरकार के पास लाल सागर से गुजरने वाले सभी इजरायली जहाज़ों की जानकारी है। इस दरमियान अल जजीरा के मुताबिक जापान का कहना है कि वो हुती बागियों से सीधे राब्ता कर रहा है। आपको बता दूं कि वेस्टर्न मीडिया हुतियों को बागी कहता है, उसी तरह से अल जजीरा भी उन्हें बागी कहता है। जापान ने आज कहा है कि वो इजराइल के साथ भी बात कर रहा है, क्योंकि वो गैलेक्सी लीडर की रिहाई यकीनी बनाना चाहता है। इस जहाज़ को एक जापानी फर्म के जरिए चलाया जाता है। जापान सरकार ने जहाज़ की जब्ती की सख्त मजम्मत की है, जिसको जापान की निप्पॉन यूसेन NYK लाइन के जरिए ऑपरेट किया जाता है। जापान ने ईरान, सऊदी अरब और ओमान समेत दूसरे मुतल्लिका मुल्कों से हुतियों को जहाज़ और कैदियों को जल्द रिहा करने के लिए मनाने में हिस्सा लेने की अपील की है। जापान के फॉरेन मिनिस्टर योको कामिकावा ने इसकी तफसील बताई है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार हालात को ध्यान में रखते हुए मुतल्लिका मुल्कों की मदद से ज़रूरी कदम उठाना जारी रखेगी। आपको याद दिला दूं कि जनवरी 2022 में भी हुतियों ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एक जहाज़ को हिरासत में लिया था, जिसके क्रू मेंबर्स में 7 भारतीय शामिल थे। उस वक्त उन्हें महीनों तक कैद में रखा गया था। हुती अंसारुल्लाह ने उस जब्त किए हुए जहाज़ को हुदैदा बंदरगाह पर रखा था। उसके बाद मीडिया में कोई तफसील नहीं बताई गई। 2015 में सऊदी अरब के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मिलकर यमन के खिलाफ जंग शुरू की थी। हुती अंसारुल्लाह अब से पहले अबू धाबी और दुबई पर भी हमले कर चुके हैं। आइए अब चलते हैं दूसरी खबरों की तरफ। टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि अमेरिका और कतर ने इजराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले के लिए समझौते के नज़दीक होने का इशारा दिया है। यह खबर ऐसे में सामने आई है जबकि मुख्तसर जंगबंदी के बदले में कैदियों के तबादले की अफवाहें जोरों पर हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक समझौते के तहत 5 दिनों के अमन के दौरान अलग अलग ग्रुप्स में कम से कम 50 लोगों को रिहा किया जाएगा। इजराइल के हिब्रू मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक कैदियों की तादाद और समझौते के मरहलों के बारे में इख्तलाफ अभी बना हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा है कि अमरीकी और कतरी अफसरान ने कल संडे को इशारा दिया कि इजराइल और हमास समझौते पर पहुंच रहे हैं, जिसके तहत गाजा में रखे गए कुछ कैदियों की महदूद रिहाई होगी। मुमकिन समझौते की तफसील अभी साफ नहीं है और ना ही ये साफ है कि कैदियों का तबादला कितना करीब है। इसी दरमियान अमरीकी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जॉन फाइनर ने NBC टेलीविजन के मीट द प्रेस प्रोग्राम में कहा है कि गाजा में रखे गए तकरीबन 240 कैदियों की पार्शल रिहाई यकीनी बनाने वाले समझौते के हम पहले से कहीं ज़्यादा करीब हैं, लेकिन बातचीत में कई पेंडिंग मामलात अब भी बाकी हैं। उन्होंने CBS के फेस द नेशन प्रोग्राम में कहा कि हाल के दिनों में इख्तलाफ कम हो गए हैं। उधर कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा है कि बातचीत के तहत समझौता मामूली प्रैक्टिकल मामलात पर टिका है। बातचीत में जो चैलेंजेस बाकी हैं वे बड़े चैलेंजेस के मुकाबले में बहुत छोटे हैं, वे ज़्यादा रीजनेबल और ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। कतर के प्राइम मिनिस्टर अल सानी ने यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी इंचार्ज जोसेफ बोरेल के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस में ये बातें कहीं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मेज़ पर मौजूद समझौते के मुताबिक लड़ाई में 5 दिनों की रोक के बदले में गाजा में हमास के जरिए दर्जनों औरतों और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इजराइल से ये भी मोटे तौर पर उम्मीद की जा रही है कि वो बदले में अपनी जेलों में बंद दर्जनों औरतों और नाबालिग फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर देगा। कल संडे शाम को हमास के एक सोर्स ने जॉर्डन के अल-गाद न्यूज़ आउटलेट को बताया कि कैदियों के तबादले के समझौते के हिस्से के तौर पर मंडे सुबह 11 बजे जंगबंदी शुरू होनी थी, यानी आज जंगबंदी शुरू होती। लेकिन सीनियर इजरायली अफसरान ने कई हिब्रू मीडिया आउटलेट्स को बात करते हुए इस बात से इनकार किया कि कल सुबह जंगबंदी के सिलसिले में कोई समझौता हुआ है। अफवाहों को हवा देते हुए इजरायली मिनिस्टर्स को एक मीटिंग के लिए कल संडे रात तेल अवीव में IDF हेडक्वार्टर में फौरन बुलाया गया, जिसकी तफसील जारी नहीं की गई, लेकिन मीडिया ने अटकल लगाई कि उन्होंने समझौते की तफसील पर बात की है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सैटरडे को कहा था कि हमास के जरिए रखे गए तकरीबन 240 कैदियों की रिहाई यकीनी बनाने के लिए अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कुछ कैदियों को आज़ाद करने के लिए मुमकिना समझौतों के बारे में हाल के दिनों में कई गलत रिपोर्टों को खारिज कर दिया। सैटरडे शाम एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने कहा था कि अगर कोई समझौता सामने आता है तो इजरायली अवाम को अपडेट किया जाएगा। उधर इजराइल की फौज ने गाजा में अल-शिफा अस्पताल के बाद इंडोनेशियाई अस्पताल पर सख्त कार्रवाई का इशारा दिया है। अल-शिफा अस्पताल से सभी मरीजों, डॉक्टरों और पनाह लेने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। इजराइल का इल्ज़ाम है कि हमास गाजा में अस्पतालों को अपने फौजी ऑपरेशन के लिए कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करता है, लेकिन हमास इसे पूरी तरह से खारिज करता है। रिपोर्ट लिखे जाने के दौरान मिली ताज़ा खबर के मुताबिक IDF का कहना है कि पिछले 1 घंटे में हिजबुल्लाह ने लेबनान से 3 सुसाइड ड्रोन और 25 रॉकेट इजराइल के खिलाफ दागे हैं। कई रॉकेटों को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रोका गया, जबकि दूसरे खुले इलाकों में जाकर गिरे। गोला बारूद से लदे 3 ड्रोनों ने बॉर्डर पर एक IDF चौकी पर हमला किया है। IDF का यह भी कहना है कि इससे पहले उसने लेबनानी गांव मारवाहिन से एक एंटी टैंक मिसाइल हमले को अंजाम देने का प्लान बना रहे हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला किया था और बार बार किए गए हमलों के जवाब में लड़ाकू जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों और टैंकों ने साउथ लेबनान में मुख्तलिफ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। इसी बीच ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने दुनिया के 50 मुल्कों से गाजा में इजराइल के क्राइम्स को रुकवाने की मांग की है। उन्होंने 50 मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट्स को खत भेजकर कहा है कि गाजा में इजराइलियों के जुल्म को रुकवाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें डिप्लोमेसी और फाइनेंशियल तरीक़े भी शामिल हों। उनसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने मुस्लिम मुल्कों से इजराइल से सियासी और कारोबारी ताल्लुकात ख़त्म करने की अपील की थी। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि इजराइल के क्राइम्स को रुकवाने की कोशिश अगर नाकाम होती है तो इलाके में जंग की नई हालत बन सकती है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अब्दुल्लाहियान ने इशारा किया कि गाजा में जंग को रुकवाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस में इजराइल रुकावट बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तरफ से ऐलान किया जा चुका है कि गाजा में आम शहरियों के खिलाफ अगर लड़ाई नहीं रुकती है तो इलाके में नए मोर्चे खुलने के ज़्यादा इम्कान हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे लेबनान के अलावा यमन, सीरिया और इराक की तरफ से फ़िलिस्तीन की मजलूम आवाम के हक़ में मोर्चे खुल चुके हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि गाजा में फ़िलिस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाने के लिए डिप्लोमेटिक सतह पर कोशिशें जारी हैं। इसी के साथ गाजा के रहने वालों को ज़बरदस्ती अपने घर छोड़ने पर मजबूर करने को रुकवाने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। इसी दरमियान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी का कहना है कि इजरायली हुकूमत फ़िलिस्तीनी लोगों के रेजिस्टेंस के साथ साथ अपनी गलतियों से भी हार गई है। उन्होंने आज तेहरान में एक प्रोग्राम में बोलते हुए कहा कि ज़ायोनी इजरायली बच्चों को हराने के साथ साथ गाजा में मजलूम फ़िलिस्तीनी लोगों पर बमबारी करके नकली जीत हासिल करना चाहते हैं।
इसराइल ने गाजा में फौजी कार्रवाई बढ़ाई है और खुद को मुस्लिम लड़ाकों के सामने एक्सपोज कर दिया है, जिसके नतीजे में हर दिन कम से कम 15 टैंक तबाह होते हैं और कई फौजी मारे जाते हैं। सलामी ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया बदल रही है और इस्लाम दुनिया भर में फैल रहा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो फिलिस्तीनी इसराइल के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल करेंगे। आपने देखा कि इसराइल फिलिस्तीन जंग के असरात दुनिया के दूसरे मुल्कों पर पड़ने शुरू हो गए हैं। अब तुर्की से भारत आने वाले जहाज को यमन के हुती अंसारुल्लाह ने कब्जे में लिया है। अगर हुती अंसारुल्लाह ने नेवल कार्रवाइयां तेज कर दी तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। ये देखने की बात है कि दुनिया इजराइल के गुनाहों और जालिम के जुल्म पर कब तक खामोश रहेगी। जितनी खामोशी लंबी होगी उतना ही दुनिया को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सवाल बड़ा यह है कि इजराइल को बचाने के लिए दुनिया इतना नुकसान उठाने के लिए तैयार है या नहीं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।